गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। यह विषय यूजी सेमेस्टर 1 के ऑनर्स के विद्यार्थी CC1 जिनका पेपर है CC1 भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईसा पूर्व तक एवं सेमेस्टर 1 के उन छात्रों के लिए भी है जिन्होंने सामान्य विषय के रूप में इतिहास को रखा है या जिन्होंने सहायक विषय के रूप में इतिहास विषय को रखा है। इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से ऋग्वेद तथा आर्यों के बारे में बात करेंगे। आप सभी से यह उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि ऋग्वेद एवं आर्य से संबंधित जो सूचनाएं हैं या जो कल्पनाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग परिचय से प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या अन्य स्रोतों से भी आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सिंधु घाटी के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण सभ्यता का उदय हुआ। एक काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता का उदय हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सामान्यतः इस सभ्यता का आधार वैदिक साहित्यों को माना जाता है। अर्थात इस काल की जो सूचना हमें प्राप्त होती है वो वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है। अर्थात वैदिक साहित्यों में वर्णित विवरण के आधार पर वैदिक सभ्यता के विभिन्न पक्षों की सूचना प्राप्त होती है और इसी सूचना के आधार पर इस काल के इतिहास की रचना की गई है। इन वैदिक साहित्यों में आर्यों के संबंध में काफ़ी विवरण प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों ने वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया है। उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य की रचना एक ही समय में नहीं की गई। वैदिक साहित्य में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई और उसके पश्चात अन्य वैदिक साहित्यों की रचना की गई। इस कारण संपूर्ण वैदिक काल को साहित्यों की रचना काल के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल 1500-1000 ईसा पूर्व तक। इस काल का आधार ऋग्वेद को माना जाता है। अर्थात इस काल के बारे में हमें जो सूचना प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है, या यूँ कहें कि इस काल के इतिहास को जानने का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है। दूसरा जो काल है वह है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल का आधार अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद थे। इसके साथ ही ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, आरण्यक, महाकाव्य, धर्मसूत्र, स्मृतियों आदि को इस काल से संबंधित माना जाता है या इस काल के मुख्य स्रोत के रूप में इन सभी साहित्यों को देखा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का काल का मुख्य आधार है ऋग्वैदिक काल का मुख्य आधार ऋग्वेद। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना आर्यों ने पंजाब में की थी, जब वे अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के प्रदेश तक फैले हुए थे। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिससे हम भारत के साथ साथ भारतेतर यानी भारत से संबंधित अन्य क्षेत्रों के बारे में सूचना मिलती है। भारतेतर का अर्थ है यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र जहाँ ऋग्वैदिक काल में आर्य रहा करते थे। ऋग्वेद की संहिता को ऋग संहिता भी कहा जाता है। ऋग का अर्थ है स्तुति परक मंत्र और संहिता का अर्थ है या अभिप्राय है संकलन। ऋचाओं के संकलन के कारण इसका नाम ऋग संहिता भी पड़ा। ऋग्वेद की रचनाओं को 2 भागों में संकलित किया गया। पहला अष्टक क्रम एवं 8 के क्रम में और दूसरा है मंडल क्रम।
अष्टक क्रम के अंतर्गत संपूर्ण संहिता को 8 अष्टकों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। अध्याय वर्गों में विभाजित हैं और वर्गों के अंतर्गत ऋचाएं हैं। कुल अध्यायों की संख्या 64 और वर्गों की संख्या 2006 है। मंडल क्रम में संपूर्ण संहिता में 10 मंडल में विभाजित किया गया है। 10 मंडल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडल में कई अनुवाक, प्रत्येक अनुवाक में कई सूक्त और प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र हैं। तदनुसार ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। इसमें 3 पाठ मिलते हैं। साकल जिसमें 1017 मंत्र हैं, दूसरा बालखिल्य जिसमें 11 मंत्र हैं तथा वाष्कल जिसमें 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि परिवार से संबंधित है। 10 मंडलों में से 2 से 7 मंडल को प्राचीन माना जाता है, अर्थात ऐसा स्वीकार किया जाता है कि 2 से 7 मंडल सबसे पहले रचे गए, कालांतर में बाद के मंडलों को इसमें जोड़ा गया। इस प्रकार से 10 मंडल इसमें रखे गए। इसका 10वां मंडल पुरुष सूक्त के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक वर्णन हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कुल 20 छंद हैं या 20 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्रोतों से भरा हुआ है, अर्थात देवताओं की आराधना से या देवताओं से संबंधित गीतों से भरा हुआ है और इस प्रकार इसमें हमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है। यह काफ़ी हद तक सत्य है। यदि हम ऋग्वेद के बारे में और अधिक पढ़ेंगे या ऋग्वेद से संबंधित सूचना का प्राप्त करते हैं तो हमें उसमें अधिकांश जो मंत्र हैं वे देवताओं से संबंधित हैं और इस मंत्रों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया है। परंतु साथ ही ऋग्वेद के कुछ मंत्रों से हमें तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी सूचना मिलती, जैसे 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन, जिसके अनुसार भरत जन के राजा सुदास ने राप्ती नदी के तट पर 10 राजाओं के संग को परास्त किया था। तो ये ऋग्वेद से हमें जो 10 राजाओं के युद्ध के बारे में सूचना मिलती है। इसी के साथ कई ऐसी और मंत्र हैं जो किसी न किसी प्रकार से तत्कालीन घटनाओं के बारे में हमें सूचना प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर भौगोलिक परिस्थिति का भी वर्णन किया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जब यह ऋग्वेद की रचना की जा रही थी उस समय ऋग्वैदिक आर्य पंजाब के क्षेत्रों में निवास करते थे। इस कारण विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि ऋग्वेद की रचना पंजाब के क्षेत्र में की गई है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के काल की। तो ऋग्वेद के काल के संबंध विद्वानों में एक मत नहीं है। सबसे पहले प्रोफेसर मैक्स मूलर ने ऋग्वेद की रचना 1000 ईसा पूर्व माना। जे हर्टल ने ऋग्वेद की रचना काल 550 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। जी ह्यूसिंग ने विभिन्न स्रोतों के आधार पर इसकी रचना काल 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। प्रोफेसर जैकोबी ने नक्षत्र गणना के आधार पर ऋग्वेद की रचना 3000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक ने भी नक्षत्र गणना के आधार पर इसकी तिथि 6000 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। ओल्डनबर्ग ने 1000 ईसा पूर्व, विंटरनिट्ज ने 2500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य, कुछ विद्वानों ने लोहे के प्रयोग के आधार पर ऋग्वेद की रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना है। क्योंकि ऋग्वेद में लोहे का कोई उल्लेख नहीं है, साधारणतः विद्वानों ने ऋग्वेद की रचना काल 1500 से ईसा पूर्व को स्वीकार किया। यहाँ एक बात कहना आवश्यक है कि ऋग्वेद की रचना और उसके घटनाओं का काल दोनों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि प्रारंभ में
ऋग्वैदिक ज्ञान को ऋषियों ने अपने स्मरण में रखा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसे मंत्रों के उच्चारण के द्वारा स्थानांतरित किया जाने लगा। इस कारण विद्वानों का यह मानना है कि ऋग्वेद की रचना बाद में की गई, परंतु इससे संबंधित जो घटनाएं थीं वो पूर्व में ही घटित हो चुकी थी और बाद में इनका संकलन किया गया। तो इस कारण ऋग्वेद से संबंधित जो घटनाएं हैं या ऋग्वेद में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है उसके रचना काल से काफ़ी अंतर हमें देखने को प्राप्त होता है। जैसे कि जिन घटनाओं का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया, जो रचना काल उसका 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, तो अगर हम लोग इसका अध्ययन करें या इसको देखें तो यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक घटनाएं पूर्व में घट चुकी थी और इन सभी घटनाओं का बाद के कालों में संकलन किया गया। इस कारण ऋग्वैदिक काल का जो निर्धारण है उसके संबंध में भी काफ़ी मतभेद हैं। अधिकांश विद्वानों ने इसकी रचना काल को ही घटना काल के रूप में देखा है, परंतु ये पूर्ण रूप से उचित नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भले ही ऋग्वेद की रचना बाद में की गई हो या 1500 से बाद के कालों में की गई हो, परंतु संभवतः इसमें जो घटित घटनाएं हैं वो उससे काफ़ी पूर्व में घटित हो चुकी थी, संभवतः 500 साल पहले या 1000 साल पहले। इस कारण हम लोग यह कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो भारत है वो रचना की तुलना में काफ़ी प्राचीन है। तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि ऋग्वैदिक काल का घटनाक्रम और उसका रचना का समय दोनों में काफ़ी अंतर है। उसके रचना काल को उसके कालखंड के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं होगा। तो हम लोग आगे बात करते हैं आर्यों के बारे में। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक कालीन जनों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है और यह शब्द ऋग्वेद में 33 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में 10,000 से अधिक श्लोक हैं या मंत्र हैं, उनमें मात्र 33 बार ही आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संभवतः आर्य शब्द जो थे या आर्य का जो प्रयोग जिनके लिए किया गया उनके बारे में अधिक सूचनाएं तो प्राप्त नहीं है, मगर यह कहा जा सकता है कि आर्य शब्द का जो प्रयोग किया गया वह मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए किया गया जो सामान्य, आदरणीय और उत्तम होता है या उत्तम थे। कहने का अर्थ यही है कि कम मात्रा में शब्द का प्रयोग होना इस बात को सूचित करता है या इस बात की ओर संकेत करता है कि इन शब्दों का प्रयोग सभी के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि कुछ गिने चुने हुए व्यक्तियों के लिए ही किया जाता था। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य को माना जाता है। आर्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जैसे कि पहले भी कहा गया। इन शब्द का प्रयोग या इसका अर्थ सामान्य, आदरणीय और उत्तम होता है। आर्य भाषा सूचक शब्द है, इससे प्रजाति का संबोधन नहीं होता है। अर्थात कहने की यह है कि आर्य शब्द सिर्फ सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता था, आर्य जाति के रूप में नहीं। जैसा कि कई लोगों का यह विचार है कि आर्य एक जाति थे या एक समूह था जिसे आर्य के नाम से जाना गया, परंतु यह कहना सही नहीं होगा। जैसे कि इसमें भी कहा जा रहा है कि आर्य सूचक शब्द है, यानी किसी को संबोधित करने के लिए या किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। यह प्रजाति के रूप में संबोधित नहीं किया जाता था।
आर्य शब्द वास्तव में एक भाषाई समूह को इंगित करता है या संकेत देता है। साधारणतया भारत यूरोपीय भाषा जिसमें संस्कृत की प्रधानता थी को बोलने वाले आर्य कहलाएं। ऋग्वेद में आर्यों की सारी रचना का उल्लेख करते हुए उन्हें अनार्य से अलग बताया गया। ऋग्वेद में पर्वत, हिमालय तथा नदियों कुभा, कुर्मू, गोमती, सुवास्तु जो अफगानिस्तान में बहती थी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास पंजाब में बहती थी तथा सतलज, गंगा तथा यमुना तथा गंगा का वर्णन आया है। यहाँ एक बात और कह सकता है कि ऋग्वेद में गंगा शब्द का प्रयोग बहुत ही कम बार किया गया है। इस समय तक आर्य गंगा के आसपास के क्षेत्रों में फैल चुके थे, परंतु गंगा उनके लिए अभी अधिक महत्वपूर्ण नदी नहीं थी और इसमें सरस्वती नदी के बारे में भी कहा गया, उसे पवित्र नदी के रूप में देखा गया है। तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक आर्य सरस्वती नदी के तट पर मुख्य रूप से बसे हुए थे। उनका मुख्य जो क्षेत्र था वो सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में था। इसी कारण उसे नदियों की माता के रूप में भी संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में गांधार, काशी और चेदी का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित भौगोलिक विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, सिंध, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में निवास करते थे। हम लोग बात करते हैं प्रसार के बारे में। तो कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत आए, परंतु सभी आर्य एक साथ नहीं आए जैसा कि माना जाता था पहले, अपितु वे छोटे छोटे समूह में लंबे समय तक आते रहे। आर्यों ने पूर्व से रह रहे निवासियों को पराजित कर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात आर्य भारत के मध्य भाग में प्रवेश करने लगे। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य लोग नवपाषाण कालीन सभ्यता के साथ साथ 9000 ईसा पूर्व जो समय बताया जाता है 9000 ईसा पूर्व में फैले, जबकि कुछ अन्य विद्वान उनके स्थानांतरण एवं फैलाव को कांस्य युगीन सभ्यता के प्रसार के साथ जोड़ते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यद्यपि ऋग्वेद में आर्यों के प्रसार की सूचना प्राप्त होती है, परंतु उनके मूल निवास स्थान के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है। विद्वान इस विषय में भी एक मत नहीं है। विद्वानों ने इसे हल करने के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया है: इतिहास, भाषा विज्ञान, प्रजाति संबंधी तथा पुरातत्व। विभिन्न साधनों के आधार पर आर्यों के मूल निवास स्थानों के बारे में जानने का प्रयास किया गया। जहाँ तक आर्यों के प्रसार के बारे में है, आर्यों का जो प्रसार हुआ वो क्रमिक रूप से हुआ, यानी बहुत ही इतरीय तरीके से इनका प्रसार हुआ। अचानक ये प्रसारित नहीं हुए। इनका छोटा छोटा समूह भारत में लगातार आता रहा। एक समूह बाद में आने वाला समूह पहले आए हुए समूह को धकेल कर अंदर करने लगा। इस तरह आर्य धीरे धीरे पूर्व भारत की ओर और मध्य भारत की ओर प्रसारित होने लगे। यहाँ पे एक बात और उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य विद्वानों ने भारत में आर्यों के प्रवेश को एक बाहरी आक्रमण के रूप में दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि यह सिद्धांत अंग्रेजों के शासनकाल में दिया गया था। अंग्रेजों ने अपने आक्रमण को या अपने प्रवेश को औचित्य प्रदान करने के लिए आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को स्थापित किया। परंतु वर्तमान समय में विभिन्न स्रोतों के अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत में आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ और ना ही उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया, अपितु वे बहुत ही क्रमिक रूप से भारत में प्रवेश हुए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के साथ अपनी सभ्यता का प्रसार किया। क्योंकि आर्यों की सभ्यता सिंधु घाटी की तुलना में उतनी विकसित नहीं थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी।
और सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात ही आर्यों को अपनी संस्कृति को प्रसारित करने का अवसर प्राप्त हुआ। या यूँ कहें कि सिंधु घाटी के पतन के साथ साथ आर्यों का विकास प्रारंभ हुआ। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आर्यों का प्रसार भारत में किस प्रकार हुआ। तो यहाँ आप लोग को जो नीली रेखाएं दिख रही है वो इस बात को सिद्ध करता है या इस बात की ओर संकेत करता है कि आर्यों ने किस प्रकार भारत के उत्तरी क्षेत्र से उत्तर पश्चिम क्षेत्र से होते हुए पूर्वी क्षेत्र की ओर अपना प्रसार किया। इसमें हम लोग जो नदियों को देख रहे हैं वो उनका वर्णन ऋग्वेद में भी आ चुका है, जैसे काबुल नदी, कुर्रम, गोमल, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, यमुना, गंगा आदि नदियों का वर्णन ऋग्वेद में है। और जैसे कि पहले भी कहा गया कि आर्य जिन क्षेत्रों में रहते थे या जिन क्षेत्रों में ऋग्वैदिक आर्यों का प्रसार हुआ उनमें कुछ हिस्सा राजस्थान का था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान कुछ क्षेत्र आदि थे। तो ये जो आपके सामने चित्र है जिसमें हम लोग आर्यों के प्रसार को देख रहे हैं वो उसको उस तथ्य को प्रमाणित संकेत देता है, उस तथ्य को उस तथ्य को स्पष्ट करता है। तो इस मानचित्र से हम इस बात को देख सकते हैं कि आर्यों का प्रसार भारत के कितने बड़े क्षेत्रों में हुआ था, वे कहाँ तक विस्तृत हुए थे। अब आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में है तो इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हमारे पास देखने को मिलते हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धांत के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में देखने का प्रयास किया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं ब्रह्म ऋषि देश, जिसका सिद्धांत दिया है गंगानाथ झा ने। यानी इसके बाद देविका मुल्तान का क्षेत्र DS त्रिवेदी, कश्मीर हिमालय का क्षेत्र LD कल, सप्त सिंधु या पंजाब SC दास, दक्षिणी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत स्वामी दयानंद एवं पार्जिटर, मध्य देश उत्तर प्रदेश राजबली पांडे। इन सभी विद्वानों ने भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इसका आधार उन्होंने बनाया है ऋग्वेद में वर्णित भूगोल को। ऋग्वेद में जैसे जिन नदियों का उल्लेख आया है या जिन क्षेत्रों के बारे में कहा गया है उनसे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान था और यहीं से निकलकर आर्य विश्व के अन्य क्षेत्रों में या यूरोप के अन्य क्षेत्रों में प्रसारित हुए। तो इनके सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था। ये विभिन्न क्षेत्र थे भारत के। इसके बाद आता है मध्य एशिया का सिद्धांत। मध्य एशिया जिसका प्रतिपादक है मैक्स मुलर, बैक्टीरिया, रॉड्स और पामीर का पठार, जिनका सिद्धांत दिया है एडवर्ड मेयर, वोल्डनबर्ग और किथ ने। इन विद्वानों ने ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता स्थापित कर तथा बोगजकुई में उल्लेख में वर्णित देवताओं के नाम पर यह सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया है कि आर्य मध्य एशिया से निकले। ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनका काफी समानता है और साथ ही बोगजकुई में जो देवताओं के नाम मिले हैं उनमें काफी सारे नाम ऋग्वैदिक देवताओं के नाम से मिलते जुलते हैं। तो इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर इन विद्वानों ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है वो किर्गिज का मैदान, आधुनिक किर्गिस्तान का क्षेत्र है, उसे बेंडस्टाइन ने स्थापित किया है। उनका कहना है कि आर्य मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से निकलकर एशिया और यूरोप की ओर प्रसारित हुए। उन्होंने भाषाई समानता को आधार माना है। उनके अनुसार किर्गिस्तान में जो भाषाएं हैं
या प्राचीन जो भाषाएं थी उसका काफ़ी हद तक ऋग्वैदिक भाषा से समानता है, और इस कारण किर्गिस्तान को आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में देखने का प्रयास किया गया। इसके बाद जो आता है जर्मनी। पेनका एवं हर्ट नामक वैज्ञानिकों ने जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने शारीरिक विशेषताओं का आधार बनाते हुए इस सिद्धांत को स्थापित किया। उनके अनुसार या उनका कहना है कि जर्मनी के लोगों की जो विशेषताएं हैं, जैसे ऊंचा कद, गौर वर्ण, भूरे बाल, लंबे नाक आदि, तो इन सभी विशेषताओं का वर्णन ऋग्वेद में भी हुआ है। तो विद्वानों ने ऋग्वेद में शारीरिक विशेषताओं का जो वर्णन किया गया उसकी समानता जर्मनी के लोगों के साथ स्थापित करते हुए इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया है कि जर्मनी आर्यों के मूल निवासी स्थान थे, और यहीं से निकलकर आर्य यूरोप गए, यूरोप से एशिया की ओर बढ़ते हुए ईरान और भारत तक प्रसारित हुए। उसके बाद अगला जो सिद्धांत दिया गया है हंगरी एवं डेन्यूब नदी घाटी। इसका उदाहरण इसके विद्वान थे गायस एवं नेहरी। इन विद्वानों ने ऋग्वेद में वर्णित वनस्पति और पशु पक्षी का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह स्थापित करने का प्रयास किया, या सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी या डेन्यूब नदी की घाटी है। उनका कहना है कि यहाँ जो क्षेत्र है वो पशुपालन के लिए उपयुक्त था, घोड़ों के लिए उपयुक्त था क्योंकि घोड़ों के लिए घास के मैदान उपलब्ध थे, गाय के लिए भी गाय के चरवाहे के रूप में भी बड़े मैदान उपलब्ध थे। तो इस आधार पर इन विद्वानों ने हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है राइन नदी, स्विट्जरलैंड, उत्तर ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी एवं दक्षिणी रूस। तो इस सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है एडवर्ड मेयर, पीक तथा गार्डन चाइल्ड्स ने। इन्होंने पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं बर्तनों के या अश्वों के अस्थियों के, उनसे यह बात सिद्ध होता है कि आर्य काफ़ी पूर्व समय में यहाँ रहते थे और यहीं से वे निकलकर एशिया की ओर प्रसारित हुए, ईरान और भारत तक पहुँचे। इन पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन कर इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो यहाँ आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कई सारी सिद्धांत हमें देखने को मिल रही हैं। कुछ विद्वान जो भारतीय थे उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित भूगोल का सहारा लिया है और से भारत को आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित एक स्थान पर एक श्लोक का वर्णन है जिसमें 6 माह दिन और 6 माह रात के बारे में कहा गया है। तो इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने दक्षिणी ध्रुव को आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, क्योंकि अभी के समय में या वर्तमान समय में दक्षिणी ध्रुव में की स्थिति जो है वो उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय वहाँ जीवन का बने रहना काफ़ी कठिन है। परंतु यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि जिस समय आर्यों का प्रवास हुआ उस समय दक्षिणी ध्रुव की जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी और स्थान रहने योग्य था और वहाँ लोग रहते भी थे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक के सिद्धांत को पूर्ण रूप से हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। फिर भी वर्तमान समय तक आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। विद्वानों के द्वारा इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया जा रहा है और वे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्य मुख्य रूप से किस स्थान से विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैले। तो ये आर्यों के बारे में ऋग्वेद और आर्यों के बारे में था। छात्रों,
अभी इस वीडियो में हमने ऋग्वेद और आर्यों के मूल निवास स्थान को जानने का प्रयास किया, उससे संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को देखा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और आपको आपकी परीक्षा में इससे संबंधित सहायता प्राप्त हो पाएगी। यहाँ जो सिद्धांत को बारे में जो दिया गया है, हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ जाएं या आ भी सकते हैं, इसलिए आप लोग इसका ध्यान से अध्ययन कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।